चैप्टर नंबर 7 या यूनिट नंबर 7 क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का स्टार्ट लेंगे। इस चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। ठीक है, तो इसमें हम तीन चीज़ें पहले अंडरस्टैंड करते हैं। एक आपके पास है ऑसिलेशन, एक आपके पास है वाइब्रेशन, एक आपके पास है पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, पीरियोडिक मोशन। देखें, ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है। ये जिस पॉइंट पर अभी मौजूद है, जहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ये मेन पोजीशन है। मैं अगर इसको ऊपर लेके जाऊँ, ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है। फिर मैं छोड़ दूँ तो ये कभी आगे जाएगी, कभी पीछे जाएगी। ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में फ्रिक्वेंसी आपके पास हाई होती है। वाइब्रेशन जो है वो भी इसी तरह का मोशन होता है, जिसमें बॉडी कभी फॉरवर्ड जाती है, कभी बैकवर्ड जाती है, लेकिन उसमें फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या होती है? लो होती है। वाइब्रेशन की डिफिनीशन आपके पास है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट a fixed point. To and from motion of a body about a fixed point. बॉडी कभी आगे जाती हैं, कभी पीछे जाती हैं, टू एंड फ्रो मोशन करती हैं अबाउट अ फिक्स पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन, सॉरी वाइब्रेशन। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? कम। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है? ये भी, इसमें बॉडी क्या करती है? द मोशन which repeat itself in fixed time interval. The motion which repeat itself in fixed time interval, वो मोशन जिसमें बॉडी खुद को रिपीट करती है फिक्स टाइम में, इसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। वाइब्रेशन भी हो गया, पीरियोडिक मोशन भी हो गया, ऑसिलेशन भी आपके पास हो गया। इनकी एग्जांपल आपके पास है सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। इसका आप कंसिडर कर लें मोबाइल की वाइब्रेशन है, वायर ऑफ ए गिटार है, वायर ऑफ गिटार। और ये जो पीरियोडिक मोशन है, अर्थ की मोशन जो है वो पीरियोडिक है, बार बार अपनी मोशन 24 घंटे में रिपीट करती है। मून जो है उसकी मोशन भी पीरियोडिक है। वॉच जो है घड़ी, उसकी मोशन भी पीरियोडिक है। अब आपसे पूछेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक मोशन पीरियोडिक भी हो और ऑसिलेटरी भी हो? यस, ये बिल्कुल हो सकता है। अगर ऑसिलेटरी मोशन में टाइम जो है वो फिक्स हो, बॉडी बार बार मोशन रिपीट करे, तो इट विल बी ऑसिलेटरी एंड आल्सो पीरियोडिक। अब इसके बाद आपके पास टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये वही सिंपल पेंडुलम है। ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट सी है। बॉडी पॉइंट देखें, पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, पॉइंट बी, फिर बी से आती है सी, सी से फिर आती है ए। एक साइकिल कंप्लीट करती है। द टाइम टेकन
इन वन कंप्लीट साइकिल, वो टाइम जो आपके पास बॉडी एक कंप्लीट साइकिल में लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। इसकी यूनिट आपके पास सेकंड है, डायमेंशन आपके पास है टी। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी, ये तो मैंने आपको कहा कि एक वो टाइम जिसमें ये एक साइकिल कंप्लीट करती है। फ्रीक्वेंसी में हम कहते हैं F इज इक्वल टू के एन डिवाइडेड बाई टी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। इसकी यूनिट आपके पास है हर्ट्ज, इसकी डायमेंशन आपके पास है टी इनवर्स। ठीक है, इसके बाद एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड से पहले आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट सीख लें। ए बी सी, ए से लेकर बी तक मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान बॉडी किसी भी वक्त जो आपके पास स्ट्रेट पाथ कवर कर ले वो आपके पास क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये बॉडी जो है ओ से फिर पहले जाती है ए, फिर जाती है बी, फिर जाती है सी, सबसे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती हैं ये सी पे कवर करती हैं। तो एम्पलीट्यूड की डिफिनीशन आपके पास है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी ड्यूरिंग इट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी या सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब इसके बाद आपके पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये तो मैंने एक आम फ्रीक्वेंसी की बात की जो कि F इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टी। और अगर आपको वो कहें कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप कौन सा है तो ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड और टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ के, एफ बराबर है ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा अपने पेन चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, अब आपके पास है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें क्या कहती है? ये आपके पास एक स्प्रिंग है जिसके साथ मास अटैच है, एक स्प्रिंग है जिसके साथ आपके पास मास अटैच है। इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा इसको अपनी जगह से क्या कर लेते हैं? डिस्प्लेस कर लेते हैं। जब हम इसको ओ से लेके जाएंगे ए पे तो यहां से हम फोर्स लगाएंगे अप्लाइड फोर्स, और वापस जो बॉडी इसको वापस लेके आएगी वो आपके पास कौन सी फोर्स होगी? रिस्टोरिंग फोर्स। इन दोनों के दरमियान ये क्या कवर करेगी? डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखें, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। और यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन भी लगाते हैं। इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स से ये वाली प्रोपोर्शनलिटी हटाएं
तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। अगर मैं यहां से k निकालूं तो k इज इक्वल टू f ऑफ r डिवाइडेड बाय x। अब इसमें k जो है वो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, k आपके पास कौन सा कांस्टेंट है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और k हमें बताता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस का मतलब क्या है कि स्प्रिंग कितना हार्ड है और स्प्रिंग कितना सॉफ्ट है। अब हुक्स लॉ के बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक है, दिस इज मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। या इससे पहले थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ लेते हैं, वो हमने नहीं पढ़ा। सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? इसको हम पढ़ते हैं, 1 मिनट आप सिर्फ वेट करें। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये आपके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है जो इन फॉलोइंग कंडीशंस को ओबे करेगी। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। सेकंड नंबर पे रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। थर्ड नंबर पे मोशन स्ट्रेट पाथ में होगी, मोशन विल बी अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। और एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड होगी, क्या होगी? कंजर्व्ड। Acceleration will be directly proportional to displacement, restoring force will be directly proportional to displacement। देखें, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो 3 चीजें ओबे करती हैं। एक सिंपल पेंडुलम, ठीक है, दूसरा मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, तीसरा जो है वो आपके पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल पेंडुलम ये आपके पास उसका सिंपल डायग्राम है, ये उसका बॉब होता है, ये उसकी स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये इसका सपोर्ट है। सिंपल पेंडुलम एक आइडियल सिस्टम है। इसका जो स्ट्रिंग होगा वो आपके पास इनएक्सटेंसिबल होगा, स्प्रिंग इनएक्सटेंसिबल होगा और वेटलेस होगा। इनएक्सटेंसिबल का मतलब यह है कि इसमें कोई लचक नहीं होगा। वेटलेस का मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के ऊपर बहुत कम होगा। बॉब जो है वो आपके पास स्फेरिकल होगा और स्मॉल रेडियस वाला होगा, स्फेरिकल होगा, स्मॉल रेडियस वाला। सपोर्ट जो है वो आपके पास फ्रिक्शनलेस होगा। अब सिंपल पेंडुलम जो है वो जब आपके पास मीन पोजीशन पर होगी, देखें मीन पोजीशन पर होगी तो एक फोर्स होगी टेंशन और एक फोर्स होगी आपके पास वेट।
तो वेट बराबर होगी किसके, टेंशन के, नेट फोर्स आपके पास बराबर होगी किसके, 0 के। लेकिन अगर मैं इसी सिंपल पेंडुलम को एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाऊं, अब यहां पे चीज जो है वो थोड़ी चेंज होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या चीज होगी देखें, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये टेंशन है, ये वेट है। वेट स्प्लिट हो जाएगी दो कंपोनेंट्स में, mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। अब देखें टेंशन बैलेंस करेगा mg cos थीटा और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बैलेंस करेगा mg sin थीटा। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स किसको बैलेंस करेगा, mg sin थीटा। अब थोड़ा इसको देख लें, रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास बराबर है किसके, ma के, और ये आपके पास बराबर है mg sin थीटा। m कैंसिल हो जाएगा, m के साथ a इज इक्वल टू g sin ऑफ थीटा। अब चूंकि ये पेंडुलम जो है ये ओपन हो गई है तो यहाँ पे थीटा बन रहा है, ये इसकी लेंथ है l, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है x। तो अगर मैं साइन थीटा पुट करूं, g इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर कौन है, वो आपके पास x है, हाइपोटेन्यूज आपके पास l है, तो g इंटू एक्स डिवाइडेड बाय l। अब इसमें g और l दोनों कांस्टेंट है, तो a इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू x। प्रोपोर्शनलिटी और कांस्टेंट और इज इक्वल हटा दें तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब यह है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करती है। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो बराबर है t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एल डिवाइडेड बाय g, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू जी डिवाइडेड बाय एल। सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक डिपेंड करती है लेंथ पे, एक डिपेंड करती है ग्रेविटी पे। टाइम पीरियड देखें, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ग्रेविटी के। अब इसका मतलब क्या है कि जितना लेंथ ज़्यादा होगा उतना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, जितनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी। अगर आपको वो कहेंगे कि टाइम पीरियड आप निकाले कराची पर और टाइम पीरियड आप निकाले मरी पर, मरी में ग्रेविटी कम है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, कराची में ग्रेविटी ज़्यादा है तो कराची में टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। इस तरह फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का ग्रेविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। इसके बाद आपके पास है मास अटैच टू स्प्रिंग। लश बंदे अगर तो मेरे छोली अच्छे नहीं वाले बल्कि दबू कबल था कहीं गोड़े। अच्छा, मास अटैच टू स्प्रिंग। मास अटैच टू स्प्रिंग का मतलब क्या है कि आपके पास एक मास है जिसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है। एक मास है उसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया। देखें अगर इस तरह का सिस्टम है, ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम है।
अगर इस तरह का सिस्टम है, ये आपके पास वर्टिकल सिस्टम है। अब पहले आपके पास स्प्रिंग मीन पोजीशन पर था। जब इसके ऊपर फोर्स लगाया गया तो इसको एक नए पोजीशन पर लेके गए, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है एस एक्स, डिस्प्लेसमेंट का कवर की है एक्स। अब देखें, इस साइड पे अप्लाइड फोर्स है, इस साइड पे आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो एफ इज इक्वल टू के एक्स। और न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक अप्लाइड फोर्स बराबर है, सॉरी नेट फोर्स बराबर है किसके, एम ए के। अगर यहाँ पे ये फोर्स जो है ये एम ए के बराबर है, तो ये फोर्स आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो नेट फोर्स के बराबर होगी। तो एम ए आपके पास बराबर होगा किसके, के एक्स के। ए इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स, दोनों कांस्टेंट है, इनको हटाओ। ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओमेगा स्क्वायर आपके पास बराबर है के डिवाइडेड बाई एम के, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, जिसका मतलब यह है कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। अब अगर हम इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो t इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाय k। t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, m के साथ। t जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, k के साथ। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो f बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू के डिवाइडेड बाय m। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, k के साथ, और फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, m के साथ। अब अगर आपके पास स्प्रिंग जो है वो दो स्प्रिंग्स अटैच हो, या सीरीज में हो या आपके पास पैरेलल में हो। देखें, अगर स्प्रिंग्स आपके पास पैरेलल में हो तो आपके पास इक्वेशन होगी k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 अप टू kn। इस केस में आपकी स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज होगी, स्प्रिंग मजीद सख्त होंगे अगर उसको आप पैरेलल में लगाए इस तरीके से। अब इसके बाद अगर आप सीरीज में लगाएं तो फिर क्या होगा, देखिए सीरीज में आपके पास 1 डिवाइडेड बाय के बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय k2 अप टू 1 डिवाइडेड बाय kn। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग मजीद लूज हो जाएगा। अगर आपके पास ये एक स्प्रिंग है, दूसरा आपने कनेक्ट किया, फिर तीसरा कनेक्ट किया और फिर मास कनेक्ट किया, तो इसमें स्प्रिंग मजीद क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। के की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आपके पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये आपके पास एक सर्कल है, ये उस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट इसके साथ कनेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लेके आते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, फिर हम यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, पूरे मतलब इस सर्कल में घुमा रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि जब भी आपके पास कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है और आपने इसके ऊपर क्या कोई लगाया है, टॉर्च लगाया है। टॉर्च इसके ऊपर क्या करती है, उसकी शेडो जो है ये आपके पास इसका डायमीटर है। ये कॉन्सेप्ट कहती है कि जो भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी जो शेडो है वो डायमीटर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है।
ये मेरे आप पेन के शेडो को देख लें, अगर मैं इस पेन को इस तरीके से स्पीड से घुमाऊं तो आपको लगेगा कि इसकी शेडो जो है वो क्या करती है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। अब इसकी जो मेन इक्वेशन है जो इसमें हम निकालते हैं वो आपके पास क्या है, देखें, दिस इज अ सर्कल, दिस इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है। इसकी जो शेडो है वो यहाँ पे लग रही है। 0 से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है ये आपके पास x है, ये फासला आपके पास r है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा। आपको पता है कि जो भी बॉडी सर्कल में मोशन करती है, जो भी बॉडी सर्कल में मोशन करती है उसमें हर जगह पे डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की चेंज हो जाती है, और इस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है जैसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब अगर हम ये थीटा निकालना चाहते हैं, ये तो चूंकि x एक्सिस के साथ है तो cos थीटा लगाएंगे, cos थीटा बराबर है x डिवाइडेड बाय r के, ठीक है, cos थीटा बराबर है किसके, x डिवाइडेड बाय r के। अभी हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर है आपके पास, अगर हम इस दूसरे सर्कल में ले लें तो ये आपके पास a है, ये आपके पास ay, ये आपके पास ax है, तो cos थीटा के जरिए मालूम कर लें तो cos थीटा इज इक्वल टू ax डिवाइडेड बाय a को इधर मल्टीप्लाई कर लें, ax इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, तो ax इज इक्वल टू a, और cos थीटा को यहाँ पे हमने निकाला है किसके बराबर है, x डिवाइडेड बाय r के। अच्छा, अब अगर आप इसमें देखिए ये a है, ठीक है, और ये आपके पास r है, दोनों आपके पास क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि a जो है उसकी जगह पे आप लिख लें माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर डॉट एक्स डिवाइड बाई आर, तो ए एक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर डॉट एक्स। अब आप देख लें, आपने एक इक्वेशन पढ़ा था v इज इक्वल टू के आर ओमेगा, ओमेगा निकाले, ओमेगा इज इक्वल टू के वी डिवाइड बाई आर, दोनों पे स्क्वायर ले लें, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा a इज इक्वल टू या ए एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, या a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देख लें, इसमें अगर हम x को 0 पुट कर लें तो a आपके पास क्या आएगा, 0। अगर हम x को x0 बराबर पुट कर लें तो a आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम। अब इसमें ये एमसीक्यूज आएंगे, एक्सेलरेशन आपके पास मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि वहाँ पे x मैक्सिमम होता है। एक्सेलरेशन आपके पास 0 कब आएगा, वो मीन पोजीशन पे आएगा। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आपके पास बराबर है माइनस के एक्स के, अगर x हम 0 पुट कर लें तो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होगा किसके, 0 के। और ये कौन सी पोजीशन है, ये आपके पास मीन पोजीशन। अगर x को हम x0 के बराबर पुट कर लें तो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास आ जाएगा k इंटू x0, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम आएगा। अब वेलोसिटी की इक्वेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम मीन पोजीशन की बात कर लें तो उस पे x बराबर होता है 0 के, तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ये आपके पास बन जाएगा r। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी मीन पोजीशन पर क्या होगी, मैक्सिमम। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर लें तो x बराबर हो जाएगा किसके, x0 के, तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, और x की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, x0 स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी
जो है ये आर जो है, सॉरी आर को हम किसके बराबर लेंगे, एक्स के बराबर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या और ये आपके पास कैंसिल, तो वी आपके पास बराबर आ जाएगा किसके, जीरो के। याद रखें एक्सेलरेशन जीरो होगा मीन पोजीशन पे, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, वेलासिटी जीरो होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, वेलासिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे। रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होगा मीन पोजीशन पे, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन पे। अच्छा अब आपके पास है एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की केस में एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होगी, कंजर्व होगी। किस तरह होगी, ये स्प्रिंग का मीन पोजीशन है, ये स्प्रिंग का एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये स्प्रिंग की नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे एक्स किस चीज के बराबर होगा, जीरो के। जब मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता हूं तो इनिशियल फोर्स आपके पास क्या होती है, जीरो। जब मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आता हूं तो फाइनल फोर्स आपके पास बराबर होती है किसके, एफ के। अब आपको पता है कि यहाँ पे मैं जो फोर्स लगाता हूं नेट फोर्स, वो बराबर होती है रिस्टोरिंग फोर्स के, और रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होती है, के एक्स के। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे पहले फोर्स जीरो है, यहाँ पे फोर्स फिर फाइनल है, तो मैं फोर्स की क्या लूंगा, एवरेज फोर्स, वो आपके पास बराबर आ जाएगी एफ आई प्लस एफ एफ डिवाइडेड बाय 2। तो एफ एवरेज इज इक्वल टू, इसकी जगह पे जीरो प्लस एफ की जगह पे के एक्स डिवाइडेड बाय 2, तो एफ एवरेज इज इक्वल टू 1/2 के एक्स। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे मूव करूंगा तो मैं फोर्स लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो वर्क होगी, वर्क आपके पास बराबर है एफ डॉट एक्स के, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बराबर है 1/2 के एक्स डॉट एक्स, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये आपके पास वर्क है। अच्छा अब अगर आप इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, या पहले आप काइनेटिक की बात कर ली, यहां से मैं जब स्टार्ट लूंगा यहां तक लेके आऊंगा, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास बराबर है किसके, 1/2 एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के 1/2 एम वी जो है वो अभी हमने निकाली थी, वो आपके पास बराबर थी ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे पुट कर लें ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्सट्रीम पे चले जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आर जो है वो अब इस केस में किसके बराबर हो जाएगा, एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर।
आर जो है, देखें आर को हमने किसके बराबर लिया है, एक्स नॉट के। हम किस पोजीशन पर है, हम मीन, यहां पे आर को हमने लिया है एक्स नॉट स्क्वायर और ये ऑलरेडी आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो आपके पास इक्वेशन बनेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें अगर आप मीन पोजीशन पर है तो आप x को किस के बराबर पुट कर लें, 0, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, आपके पास आ जाएगी एक्स नॉट स्क्वायर। ये जो m ओमेगा स्क्वायर है, अभी आपको अगर मालूम हो हमने लिया था ओमेगा स्क्वायर बराबर था k डिवाइड बाई m के, m को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो k इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर m, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लें, k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। ये आपके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम आ रही है। अब अगर हम एक्सट्रीम की बात कर लें तो एक्सट्रीम पे आपके पास x बराबर होगा किसके, एक्स नॉट के, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k। यहाँ पे एक्स नॉट ऑलरेडी मौजूद है, x की जगह पे क्या पुट कर लोगे, एक्स नॉट ये और ये कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आ जाएगी, 0। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देखें पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बराबर है 1/2 के एक्स स्क्वायर के। अगर हम x को 0 पुट कर लें तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगी, 0। अगर हम x को एक्स नॉट पुट कर लें तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हो जाएगी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। इस एक्स नॉट स्क्वायर का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या है, मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन आपके पास क्या है, 0 है। अब इस इक्वेशन को देखिए के एक्स नॉट स्क्वायर, इस इक्वेशन को देखिए के एक्स नॉट स्क्वायर, इससे पहले मैंने जो इक्वेशन निकाला था वो भी के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर था। तो अब आपके पास टोटल एनर्जी बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के, वो बराबर है किसके, काइनेटिक एनर्जी के, और वो बराबर है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये है कि पूरे सिंपल पेंडुलम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होगी, वो पोटेंशियल के बराबर होगी। जितनी, जब स्प्रिंग जो है वो मीन पोजीशन से आपके पास जाएगा एक्सट्रीम पे, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल में। जब स्प्रिंग एक्सट्रीम से मीन पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किस में, काइनेटिक में। अब आपके पास है फेज। व्हाट इज फेज? फेज आपके पास एक एंगल है जिनके दो काम हैं, एक ये हमें मैग्नीट्यूड बताती है, दूसरा ये हमें डायरेक्शन बताती है। किसका? ऑसिलेटर का। ऑसिलेटर कौन है? वो बॉडी है जो ऑसिलेशन करती है। क्या करती है? ऑसिलेशन। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम डालता हूं। यहां पे एक्स नॉट है, माइनस एक्स नॉट, यहां पे 0, यहां पे एंगल 90, यहां पे 180, यहां पे 270, यहां पे 360। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा। थीटा को अगर मैं 0 पुट कर लूं तो x बराबर होगा एक्स नॉट के। थीटा को अगर मैं 90 पुट कर लूं तो x बराबर होगा 0 के। थीटा को अगर मैं 180 पुट कर लूं
तो x बराबर होगा -x0 के। थीटा को अगर मैं 270 पुट कर लूँ तो x बराबर होगा 0 के। थीटा को अगर मैं 360 पुट कर लूँ तो x बराबर होगा पॉजिटिव x0 के। अब पहले मैंने 0 पुट किया है तो x पे x0 से स्टार्ट लेगा, इस तरह का ग्राफ आपको देगा। अब ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है कि जब थीटा 0 है तो ये पॉजिटिव पर है, जब थीटा 90 है तो 0 पर है, जब थीटा आपके पास 270 है 180 है तो ये आपके पास नेगेटिव पे है, जब थीटा 270 है फिर 0 पे है, जब थीटा 360 है तो फिर कहाँ पे है, ये आपके पास पॉजिटिव एक्सिस में है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें जो एंगल है इसको जितनी भी हम वैल्यू देते हैं ये हमें ऑसिलेटर का पोजीशन बताती हैं कि ऑसिलेटर कहाँ पर है, मैक्सिमम पर है, मिनिमम पर है, नेगेटिव पर है, 0 पर है। अब अगर इस इक्वेशन को मैं उल्टा कर लूँ, x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ थीटा कर लूँ, तो फिर अगर थीटा को मैं 0 पुट कर लूँ x आपके पास 0, थीटा को अगर मैं 90 पुट कर लूँ तो x आपके पास x0, थीटा को 180 पुट कर लूँ तो x आपके पास 0, थीटा को 270 पुट कर लूँ तो x आपके पास नेगेटिव x0, थीटा को अगर 360 पुट कर लूँ तो फिर x आपके पास 0। अब इसका इक्वेशन किस तरह आएगा देखें, 0 पे 0, 90 पे मैक्सिमम, 180 पे 0, 270 पे नेगेटिव, फिर 360 पे आपके पास क्या आता है 0। अब अगर आप एक देखें, मैंने अगर दो स्प्रिंग लिए हैं, मैंने दो ऑसिलेटर्स लिए हैं, एक आपके पास मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब ये आपको लीड कर रहा है, एक मिनिमम से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास लेग कर रहा है। इसको हम कहते हैं फेज लीडिंग और इसको हम कहते हैं फेज लेगिंग। इसका मतलब यह है कि एक ऑसिलेटर जो है वो एक वक्त पर मैक्सिमम से स्टार्ट ले रहा है और दूसरा आपके पास किस से स्टार्ट ले रहा है, 0 से स्टार्ट ले रहा है। दोनों ऑसिलेटर जो है उसका मैक्सिमा और मिनिमा एक वक्त पर दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसका मतलब यह है कि इसमें फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस क्या है कि एक वक्त पर अगर आपके पास दो ऑसिलेटिंग बॉडी हो, उसमें एक आपके पास मैक्सिमम में हो, एक आपके पास मिनिमम में हो, तो ये आपके पास क्या है, इसमें फेज डिफरेंस है। अगर ये दोनों एक वक्त पर इस तरह स्टार्ट होते, एक वक्त पर मैक्सिमम और मिनिमम, तो इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं थी, लेकिन अब इन दोनों में 90 का फेज डिफरेंस ऑलरेडी मौजूद है। अब आपके पास ऑसिलेशन के टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के दो टाइप्स हैं। एक आपके पास है फ्री ऑसिलेशन, एक आपके पास है फोर्स्ड ऑसिलेशन। अगर एक स्प्रिंग या सिंपल पेंडुलम है जिसका x कांस्टेंट है, कभी भी ये कम या ज्यादा नहीं होता है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, उस पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 नहीं है, बाकी तमाम डैम्पिंग फोर्सेस 0 है, तो ये आपके पास फ्री ऑसिलेशन है। मैं आपको कहता हूं कि एक सिंपल पेंडुलम है, उस पे कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड हमेशा इस तरह है, तो इसका मतलब यह है कि ये आपके पास फ्री ऑसिलेशन है। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है फोर्स ऑसिलेशन, इसमें फिर दो टाइप्स हैं। एक इसमें डैम्पिंग है और एक इसमें रेजोनेंस है। अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम हवा में है, सिंपल पेंडुलम का अगर आप स्पेस में इंस्टॉल कर लेते हो तो ये कभी भी अपनी एम्पलीट्यूड को कम नहीं होने देगी,
तो ये आपके पास फ्री ऑसिलेशन है। अगर सिंपल पेंडुलम को आप हवा में इंस्टॉल कर लेते हो, पहली दफ़ा ये दूर जाएगी, फिर ये कम जाएगी, फिर ये मज़ीद कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि हवा जो है ये इसके एम्पलीट्यूड को मुसलसल क्या कर रही है, कम कर रही है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग। देखें ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा थी, फिर एम्पलीट्यूड कम, फिर मज़ीद कम, फिर फाइनली एम्पलीट्यूड आपके पास किस चीज़ के बराबर हो गई, ज़ीरो के। तो ऐसी टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो मुसलसल कम होती हैं, किसकी वजह से, एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑसिलेशन। रेजोनेंस क्या है, देखें ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, मैं इसके ऊपर यहां से क्या लगा रहा हूं, फोर्स, और ये जो है ये मुसलसल इंक्रीज हो रही है। सिंपल पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेंडुलम है ये अभी रेजोनेंस करेगी। मैं आपको एक और मिसाल से समझाता हूं। आपके पास फर्ज करें इस तरह बहुत सारे पेंडुलम्स लगे हैं, आप इस पेंडुलम को क्या करते हो, वाइब्रेट करते हो, तो जिस पेंडुलम का लेंथ इसके बराबर होगा वो भी इसी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। यहाँ पे मेरे पास एक ग्लास पड़ा है, ग्लास के अंदर यहाँ पे कोई एटम है या मॉलिक्यूल है। ये जो एटम और मॉलिक्यूल है इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर आप बाहर से कोई साउंड जो है वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अप्लाई कर लें तो ये एक लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस। रेजोनेंस का फिनोमेना जो है वो आपके पास माइक्रोवेव ओवन में भी होता है। माइक्रोवेव ओवन, इसमें इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होती है। और रेडियो जो है, रेडियो जो हम चैनल्स चलाते हैं, रेडियो में भी आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होती है। अच्छा, अब इसमें आपके पास एक्सरसाइज है,